एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा जारी है फिजियोथेरेपी के ऊपर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स है डॉक्टर कविता सोलंकी और डॉक्टर पूजा जायसवाल। डॉक्टर कविता जी, जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो होता है ब्रेन, और जिन मूवमेंट्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन द्वारा संचालित होती है। तो किसी कारणवश अगर ब्रेन में कोई तकलीफ हो तो निश्चित तौर से ये मूवमेंट से फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पर फिजियोथेरेपी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है और किस तरीके से होती है? जैसे सबको पता है, ब्रेन इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कभी एक्सीडेंटली हेड इंजरी हो जाती है, या ब्रेन में खून की गांठ जम जाती है, या ब्रेन में खून बह जाता है, उसके कारण शरीर का आधा अंग पैरालाइज हो जाता है, जिसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। और या गर्दन के मन के फ्रैक्चर होते हैं, या अंदर की गद्दी दब जाती है, या नली को मार लग जाती है, तो चारों हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, उसको हम क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में पेशेंट खुद पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। शुरुआत में तो पेशेंट कम्प्लीटली बेड रिडन रहता है। ऐसे केसेस में जब कंटिन्यू पेशेंट बेड पे है तो उनके रिलेटिव को फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर एक्सरसाइज सीख लेने चाहिए, ताकि आधे आधे घंटे बाद वो उनका पोजीशन चेंज कर सके। और कंटिन्यू एक पोजीशन में रहने के कारण खून की गांठ जम सकती है, तो वो खून की गांठ पैरों में नहीं जमनी चाहिए, इसलिए पैर के भी व्यायाम करके देना बहुत ज़रूरी है। और कमर में भी ज़ख्म हो सकती है, वो कमर की ज़ख्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको बार बार पोजीशनिंग और एक्सरसाइज करके देना ज़रूरी है। उसके बाद जब पेशेंट बेड रिडन से व्यायाम और मेडिसिन की सहायता से थोड़ी थोड़ी उसकी ताकत बढ़ती है, तब पेशेंट को हम बेड रिडन से व्हील चेयर पर शिफ्ट करते हैं। व्हील चेयर पे भी पेशेंट को पैरों के, हाथों के, आर्म्स के, फोरआर्म्स के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिखाए जाते हैं। या अगर पेशेंट को बिल्कुल भी पावर नहीं है, ऐसे केसेस में अगर स्टिमुलेटर करके एक मशीन आता है, जिससे मसल पे इलेक्ट्रोड रख के उनकी पावर बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद जब धीरे धीरे पेशेंट का पावर बढ़ने लगता है, फिर हम व्हील चेयर से पेशेंट को वॉकर पे शिफ्ट करते हैं। वॉकर पे फिर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा बैलेंस रहता है, पर फिर भी एकदम पूरी तरह नहीं रहता। ऐसे इस केसेस में हम पेशेंट को वॉकिंग पैटर्न सिखाते हैं। एक वॉकर में सिंगल लेग स्टैंडिंग सिखाते हैं। उसके बाद स्विस बॉल रहता है, वो बॉल पे बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। ऐसे फिर धीरे धीरे पेशेंट का और ताकत बढ़ने लगती है और पेशेंट फिर वॉकर से स्टिक पे शिफ्ट होता है। स्टिक पे आने के बाद भी पेशेंट को और अलग तरीके के वॉकिंग पैटर्न सिखाए जाते हैं, जो कि उसको इंडिपेंडेंट बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और पेशेंट की ताकत बढ़ती है। पर इन सब पीरियड में काफ़ी वक्त चला जाता है, पर रिलेटिव्स को थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। उसके बाद पेशेंट का धीरे धीरे स्टिक भी छूट जाता है और पेशेंट नॉर्मल वॉक करने लगता है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है। पर ऐसे पेशेंट में बाद में हैंड फंक्शन भी थोड़े से कम रह जाते हैं। उनको खुद के डेली एक्टिविटीज़ जैसे हो गया खाना खाना, कपड़े पहनना, कंघी करना, ब्रश करना, वो नहीं जमता। तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे फिर वो धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं। ऐसे उसके बाद जब ये हो गया बड़ों के लिए, और आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो मतिमंद होते हैं, जिनका ब्रेन ग्रोथ पहले से या पैदा होने के बाद से ही धीरे धीरे होता है, या मंथ वाइज उनका बराबर नहीं होता, ऐसे बच्चों में उनके मसल कड़क हो जाते हैं, बहुत टाइट रहते हैं, वो पैर पे सीधे खड़े नहीं हो सकते। कुछ बच्चे 5 महीने के होने के बावजूद भी उल्टा नहीं होते। ऐसे बच्चों को भी स्विस बॉल पे लेके हम अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करवा के देते हैं। कुछ खिलौनों की सहायता से भी उनको एक्सरसाइज करवा के देते हैं, ताकि उनका कड़कपना कम हो और वो धीरे धीरे नॉर्मल बने। ऐसे बच्चों के केसेस में भी पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों में रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते। उनको बहुत कंटिन्यू रेगुलर फिजियोथेरेपी लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये ब्रेन के केसेस में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है। तो दर्शकों, जितना अहम रोल फिजियोथेरेपी का है कि डॉक्टर कविता जी बता रही हैं,
कि एक पैराप्लेजिक का जो मरीज़ है, जो पूरी तरह से बिस्तर पर था, उसे धीरे धीरे इन्होंने अपना आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बना दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे समय में रिश्तेदारों ने फिजियोथेरेपिस्ट से पूरी तरह धीरज के साथ सहकार्य करना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर मरीज को किसी तरह की बीमारी है या किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयाँ चल रही है, तो खुले तौर से उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में पूरा तरह बताना चाहिए, ताकि वो जब ट्रीटमेंट प्लान करते हैं उसमें उसको मदद मिलेगी। डॉक्टर पूजा जी, अब तक हमने बहुत सारी जितनी चर्चाएं की हैं उस सब में हमने मरीजों की चर्चा की है, और जैसा आपने शुरुआत में बताया कि अगर हम नॉर्मली भी फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं तो हम इतनी काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ हम लोग जी सकते हैं। इस विषय पर आपका मार्गदर्शन क्या होगा? हमने देखा है कि आजकल की बिजी लाइफ में, कॉम्पिटिटिव लाइफ में कई बार लोगों को एक ही जगह पे बैठ के कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे काम करना होता है। डेस्क वर्क कंटिन्यूस बैठ के उन्हें काम करना होता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बैठ के पढ़ना होता है, या जैसे जैसे आजकल लैपटॉप और सेल फोन्स वो लोग यूज़ करते हैं, तो कंटिन्यू वो इस पोजीशन में काम करते रहते हैं, जिससे उन्हें नेक पेन, अपर बैक पेन होने लगता है। इन सब से बचने के लिए हम लोग कुछ अर्गोनॉमिक एडवाइसेस उन्हें देते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हम बताते हैं, जिसमें कि जैसे उनका बैठने का तरीका है उसे वो किस तरीके से चेंज करेंगे तो इनसे वो बच सकते हैं। जैसे अभी देखा है हमने, जो आप स्क्रीन पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उसका स्क्रीन का लेवल आपके आँखों के लेवल पे होना चाहिए। आपके जो हाथ है, एल्बोज़ है, वो चेयर रेस्ट पे, आर्म रेस्ट पे रेस्ट करने चाहिए, टिके होने चाहिए। आपकी जो पीठ है वो चेयर के बैक सपोर्ट पे रेस्ट होनी चाहिए, उसको टेकी रहनी चाहिए। आपके पैर ऐसे लटके नहीं होने चाहिए, वो भी फुट रेस्ट पे आप उन्हें सपोर्ट से रखें। इसके बाद हमने देखा है कि कुछ लोगों को इवन कंटिन्यूस खड़े रह के भी काम करना होता है, जिसके कारण उनके पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है। इन लोगों से भी हम कहेंगे कि वो लोग बीच बीच में ब्रेक ले, थोड़ा अपना पोजीशन चेंज करे, थोड़ा वॉक करके आए, थोड़ा बैठ के आए। इसके साथ साथ कुछ नेक के, शोल्डर के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसके साथ साथ करें, तो उन्हें इन सारी चीज़ों से काफ़ी राहत मिलेंगी। अब हमने देखा है कि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, किसी कारणवश पेशेंट कंटिन्यूसली हमारे पास रेगुलरली नहीं आ पाते, तो ऐसी चीज़ में, या किसी बच्चों की समझो एग्ज़ाम्स है या कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जिसके कारण वो बाहर समय नहीं दे पा रहे हैं, इन पेशेंट्स में हम काइनेसियोलॉजी टेपिंग एक टेक्निक होती है, जिसमें कि जहाँ पे उन्हें दर्द है उस मसल के पार्ट को पेन फ्री डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन में उनका पेन कम हो रहा है वहाँ पे ग्लाइड करते हैं, और वो ग्लाइड को मेंटेन करते हुए वहाँ पे एक टेप लगाते हैं, जिससे कि उनका दर्द कम होता है। और हम उन्हें घर पे करने वाली कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस सिखा देते हैं, ताकि वो अपना घर बैठे भी एक्सरसाइज कैरी आउट कर सके, और हमें बीच बीच में फॉलोअप के लिए आके मिले, ताकि वो अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सके। इसके बाद में पिलाटेस एक टेक्निक है जो कि अपने शरीर के जो कोर मसल, एब्डोमिनल मसल, पेट की मसल होती है, और पीठ की मसल्स जो अपने स्पाइन को सपोर्ट करती है, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती है, इनकी ताकत बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। साथ ही साथ ये जो पेट के आसपास जो होने वाली चर्बी रहती है उसे कम करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये पिलाटेस टेक्निक आपके इंच लॉस जो प्रोग्राम है, ओबेसिटी जहाँ पे मोटापा बढ़ा है, उस केस में काफ़ी हेल्पफुल है। हमारी आप लोगों से एक सलाह ये है कि आपको अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, आपको दिन में जब भी समय मिलता है आप एटलीस्ट वॉकिंग से स्टार्ट करो। जो कर सकते हैं वॉकिंग से प्रोग्रेस करके जॉगिंग कर सकते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है वो स्विमिंग कर सकते हैं। इवन कुछ लोग जो एरोबिक एक्सरसाइज अगर वो क्लासेस अटेंड कर सकते, ऐसे कुछ ना कुछ एक एक्सरसाइज फॉर्म अपने डेली रूटीन में अगर लाते हैं तो वो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका अंदर का बॉडी का स्ट्रेस कम होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। इन सारी चीज़ों से आप हेल्दी फील करते हो,
आप हेल्दी रहोगे तो अपना काम अच्छे से कर सकोगे, काम अच्छे से होगा, आप अपनी फैमिली को, अपने आप को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं संक्षिप्त में ऐसा समझ में आया कि हम लोगों को अपने जितने भी मसल्स है उस पर अनावश्यक रूप से कोई तनाव नहीं आने देना चाहिए और जहाँ तक संभव उसको रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे गलत उठने बैठने के ढंग या पोस्चर कारण से होती है, जिससे हमने करेक्ट करनी चाहिए। डॉक्टर कविता जी, एक बहुत ही रोचक और सार्थक चर्चा के हम अंतिम मोड़ पर हैं। फिजियोथेरेपी का काफ़ी हमें रोचक जानकारी मिली है। भविष्य में फिजियोथेरेपी को आप किस तौर पे देखती हैं? फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का एक वाइड ब्रांच है, पर अभी लोगों में इसका अवेयरनेस काफ़ी कम है। अभी फिर बहुत रिसर्च हो रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना फिजियोथेरेपी का वुमेंस हेल्थ, ओल्ड एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट, बर्न्स, प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर्स, इन सभी बीमारियों में या इन सभी प्रॉब्लम्स में बहुत अहम रोल है। इसका महत्व अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे इसका प्रचार होगा वैसे वैसे लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ेगी और लोग इसका फ़ायदा ले सकेंगे। अभी इसका महत्व देखते हुए सरकार ने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी कंपलसरी कर दिया है और कुछ योजनाएं भी अभी चालू हुई है जिसके थ्रू रूरल एरियाज़ में भी फिजियोथेरेपी कंपलसरी हो गया है। मैं आशा करती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू आपको भी फिजियोथेरेपी का महत्व समझा होगा, आप भी इसका फ़ायदा लेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। मेरी मान्यता है फिजियोथेरेपिस्ट हैज़ हीलिंग टच दैट हेल्प्स टू लिव हेल्दी लाइफ, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने जादुई स्पर्श से आपको आरोग्यदायी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प चर्चा फिजियोथेरेपी पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा संपन्न हुई और जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के आए वो इस तरह से हैं कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी शाखा है जो हर उम्र में, चाहे वो नवजात शिशु हो या बड़ी उम्र हो, उसमें पूरी तरह से उपयोगी होती है। ये स्त्री पुरुष सभी तरह के लोगों में समान रूप से उपयोगी होती है। पूरी बीमारियों का शरीर का एक भी हिस्सा, एक भी अंग, एक भी सिस्टम ऐसी नहीं है जहाँ पर अगर किसी तरह की बीमारी हो और उससे हमारी मूवमेंट्स पर असर होता हो, तो फिजियोथेरेपी के प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन में पूरी कालावधि के बाद में शायद हम इसे 100% पूरी तरह से नॉर्मल अचीव कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें उसे पूरी तरह से उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। दर्शकों, कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में आपके सुझाव, आपके विचार, इनका हमेशा से हमें इंतज़ार रहा है। आपसे अगली मुलाकात दीप पर्व यानी दीपावली के बाद होगी। दीपावली के रंगीन दियों की तरह आपका जीवन भी जगमगाता रहे और खुशियों से भरा रहे, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रही है। एक 4 पंक्तियाँ कि ना आपकी शान कम होती, ना आपका रुतबा घटा होता, ना आपकी शान कम होती, ना आपका रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा आपने, गर वही हंस के कहा होता। तो आप हंसिए, हंसाइए, आसपास के पूरे वातावरण को खुश रखिए, खुशियाँ बांटें। इससे आपका जीवन सुखमय होगा, आसपास का वातावरण उतना ही प्रसन्न और आनंदित होगा। अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए विषय पर चर्चा होगी और तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर कविता जी और डॉक्टर पूजा जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने सरल और रोचक तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।